ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आइए पहले आप लिखिए सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेटा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पहले हमने चैप्टर 8 में केवल ट्रिग्नोमेट्री सीखा था, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक सीखे थे, इंट्रोडक्शन सीखा था, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक क्या होते हैं, फिर हमने कुछ पर्टिकुलर आइडेंटिटीज सीखी थी। और इसके बाद बेटा चैप्टर 9 में, ये चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 में हम लोग इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे कि जैसे कहाँ कहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेनली हम किसे किसे निकालते हैं, इसका दूसरा नाम होता है हाइट एंड डिस्टेंस। मेनली बेटा हम इसमें किन्हीं भी ऑब्जेक्ट की हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को फाइंड करते हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें हम मेनली हाइट्स और डिस्टेंसेस को फाइंड करते हैं। इसमें दो आते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले आप इसमें ये लिखिए, ये इतना लिख लिया आपने, इतना लिखिए। अब आप पहले एक हेडिंग करिए, आइए इसमें हमने कहा हाइट्स और डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो एंगल्स आते हैं, जैसे कि फिगर में बताया गया है। मान लिया हम मीनार के टॉप को देखते हैं, जैसे हम छत पे खड़े हैं, मान लिया आप नीचे खड़े हो। जब हम आपको देखेंगे तो हमारी आंखों पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और जब आप हमको देखेंगे, क्योंकि आप ऊपर ऐसे देखेंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो दो टाइप के एंगल होते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जब भी हमारा आई कांटेक्ट होता है, जब हम एक दूसरे को देखते हैं, तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होते हैं। कब? जब हमारा आई कांटेक्ट होता है, जब हम नीचे देखते हैं और नीचे से कोई हमें देखता है। तो इतना लिखने के बाद आप लिखिए एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहली हेडिंग है, लिखिए एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन में? when we see upward, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, when we see upward, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है when we see downward, जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो ये दो बातें आप लिखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम दो फिगर बनाए दे रहे हैं, तो आप समझ जाओगे। बेटा जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और बेटा जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो एक ऐसी लाइन हम जरूर खींचते हैं, इमेजिनरी लाइन, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमारा बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इतना आप कर लीजिए। बस इतने ही नोट्स हैं इसमें। और हमेशा याद रखिएगा, जनरली एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल ही माने जाते हैं। वैसे कहते हैं ना, इन केस ऑफ आई कांटेक्ट से, मान लिया हमने किसी चीज को देखा
या हमने ऊपर से नीचे देखा या नीचे से ऊपर देखा, तो ऐसे केस में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम इक्वल ही मानते हैं। दीपराज यहां पे एक लाइन लिख देना, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ, हटाई दो उसको यार, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपस में इक्वल होते हैं, इतना आप नोट डाउन कर लो। इसके साथ साथ आरुष अब हमको दो चीजें और सीखनी है। जैसे हमने जो वैल्यूज सीखी थी, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, तो अब कुछ इन वैल्यूज का भी काम आएगा। बच्चों कोई भी आपको फिगर दी होगी तो आप उस फिगर में किस रेशियो का यूज करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। कैसे? देखो भाई, हम जानते हैं कि साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। अगर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है, तो आप समझ जाओ हमको साइन यूज करना है। अगर किसी फिगर में बेस गिवन है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो आप जान जाओ हमें 10 यूज करना है, क्योंकि 10 किसका रेशियो होता है, 10 परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो ये दिमाग में तुम्हारे रहना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा साइड में कि क्या परपेंडिकुलर, वही पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा ये वाला, तो ये आपका साइन का है, ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। ये आपका कॉस का है और ये आपका टेन का है। तो इसी हिसाब से आपको यूज करने हैं। तो ये चीजें लिख ली हैं आप लोगों ने, नोट इट डाउन, लिख लो बेटा लिख लो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होता है और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इतना समझना है कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आए, शौर्य बहुत हल्के से पढ़ना है। इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको फिगर बनानी है। जब फिगर बन जाए फिर आपको देखना है कि उस फिगर में क्या क्या गिवन है, क्या निकालना है। बस तभी हमने रेशियोज का यूज करना है। जो गिवन होगा और जो निकालना होगा उसी बेस पर, इसका कोई सीधा रूल नहीं है कि सर हम 10 यूज करेंगे, हम साइन यूज करेंगे, हम कॉस यूज करेंगे। इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें लगाना है। अब हम सबमिट, इसको हटा दे भैया, हटा दे। अब देखिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। इसमें देखो बेटा आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, आपको इंग्लिश भी समझ में आनी चाहिए और इंग्लिश में समझने के साथ साथ आपको फिगर भी ड्रॉ करनी है। देखिए, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stressed and tied from the top of vertical pole to the ground। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर क्लाइंब कर रहा है। ओके, उसके साथ कहा है कि उसकी एक जो है वो ग्राउंड से बंधा है, दूसरा पोल से बंधा है। फिर क्या करें, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब हमें पोल की हाइट निकालनी है इफ एंगल मेड बाय रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। आप ऐसे समझो, एक रोप है जो पोल से बंधी है, दिमाग में फिगर लाओ, एक रोप पोल से बंधी है और ग्राउंड से बंधी है। उस रोप पर एक सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है और रोप की लेंथ हमें 20 मालूम है। हालांकि इसमें फिगर दे दी गई है तो अच्छी बात है, वैसे अगर ना दी हो तो कैसे बनाते, ये रहा आपका पोल और ये पोल है, ये आपकी रोप है ग्राउंड से बंधी है और ये पोल के टॉप से बंधी है। ये आपकी 20 मीटर है और ये ग्राउंड लेवल के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल ये बना रही है। बेटा देखो, इसमें ये पोल है, ये रोप बंधी है और हमें पोल की हाइट निकालनी है। ठीक है, चलिए मैं इसको ए बी पोल करता हूं
और सी ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ए बी पोल कर देता हूं जिसकी हाइट एच लूंगा। ए बी सी एक पॉइंट है ग्राउंड पर जिसके साथ रोप बंधी है और रोप ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही, 30 डिग्री का एंगल। तो आप पहले इसमें थोड़ा लेट जरूर करेंगे, लेट ए बी पोल, ए बी पोल ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है हाइट, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा ये, ऑफ हाइट h मीटर। मैंने मान लिया ए बी एक पोल है जिसकी हाइट h है और सी ग्राउंड पर पॉइंट है जिसके साथ रोप बंधी है और ये 20 मीटर है। अब आप जरा मुझे ये बताओ, ये ट्रायंगल, अच्छा जितने भी ट्रायंगल बनेंगे बेटा वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल। आप सोचो एक पोल ग्राउंड पर वर्टिकली स्टैंड है तो वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बना रहा है यार। पोल जो ग्राउंड पर वर्टिकली स्टैंड है वो 90 डिग्री बना रहा है, तो जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे ट्रायंगल्स बनेंगे वो सारे राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। अब मुझे इसमें ये बताओ कि हम कौन सा रेशियो यूज करें। हम रेशियो के बारे में आपको बता चुके हैं, एक बार फिर लिखे दे रहे हैं, पी बी पी और एच एच बी। ये पहला वाला साइन का, दूसरा कॉस का और तीसरा टेन। अब मुझे बताओ कि कौन सा रेशियो यूज करेंगे, सोच के देखना। हमको हाइपोटेनियस मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर किसके साथ है, साइन के साथ, यानी सीधे लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 इज इक्वल टू, सर 30 क्यों लिया, क्योंकि रोप ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही थी। तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है h, साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/√2, सॉरी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। परपेंडिकुलर h गिवन है, हाइपोटेनियस 20 गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ यानी 2h इज इक्वल टू 20 और h इज इक्वल टू 20/2, 2 1 जा 2 10 जा, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। लास्ट में लिख देना हाइट ऑफ पोल, तो पोल की हाइट कितनी आ गई 10 मीटर। ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन लग गया। देखिए बेटा अगला है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ तूफान में टूट जाता है एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Again, tree breaks due to storm. एक पेड़ तूफान से टूट गया और टूटा हुआ जो पार्ट है उसका टॉप, ट्री टचेस द ग्राउंड, उसको टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड को टच किया और 30 डिग्री का एंगल बनाया। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री का फुट है और जो टूटा हुआ पार्ट है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर है। आपको हमें हाइट ऑफ द ट्री बतानी है, आपको हाइट ऑफ द ट्री बतानी है। चलिए मैं बताता हूं, ये आपका पूरा पेड़ था, हवा चली और यहां से टूटा, ये टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड के साथ लगा, ये ग्राउंड लेवल है और इस ट्री ने, टूटे हुए पार्ट ने ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है आपको। और ये फुट का, ये ट्री का फुट है, दिस इज फुट ऑफ ट्री, और ये वो पॉइंट है जहां पर ट्री का टॉप टच किया है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है। आपको पूरी हाइट बतानी है ट्री की। अगर मैं इस ट्री को पूरा ए बी मान लूं, दिस इज ए बी, और ये मान लेते हैं कि सी पॉइंट से टूटा,
और ये बी वाला पार्ट यहाँ पे लग गया आके। सोचो आप, ये पूरा ए बी ट्री है, यहाँ से बेटा ये वाला पार्ट यहाँ लग गया आके ना, चलो बी डैश कर लो, नहीं बी रखो तुम, कोई टेंशन नहीं। ये टूटा हुआ पार्ट यहाँ लगा के ना, बी वाला पॉइंट यहाँ आ गया, डन। अच्छा आप ऐसे लिखिए, लेट ए बी बी ट्री, लेट ए बी बी ट्री ऑफ हाइट h, ऑफ हाइट h, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, हमें पूरा ए बी निकालना है। तो जरा ध्यान से सुनो, ये वाला बी सी और ये दोनों सेम है, यही वाला पार्ट तो यहाँ पे लगा के, तो ये हमें बेस मालूम है, हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है, दोनों को जोड़ेंगे हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो बताइए हम कौन से रेशियो का यूज करेंगे, पहले कौन सा रेशियो यूज करेंगे? तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, बेटा हम पहले 10 का यूज करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस 10 का यूज करेंगे। तो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर कितना है, ए सी है, और बेस कितना है, ए बी है। ए बी की जगह पे आप 8 लिख दो, बेस 8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 8, तो ए सी इज इक्वल टू 8/√3। ये हमने ए सी निकाला। सर ए सी कैसे आया? हमने 10 डाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम लिखेंगे अगेन, अब हम क्या निकालेंगे, अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हम फिर ए बी सी लेंगे। अब बेटा हमको ये वाला पार्ट निकालना है, पहले मैंने ये निकाला, ए सी आ गया। अब हम बी सी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें बताओ हम कौन से रेशियो का यूज करेंगे? हमें बेस मालूम है, हाइपोटेनियस निकालना है। अब हम कॉस का यूज करेंगे, यानी cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos 30 की वैल्यू बेटा होती है √3/2, याद करते चलना। बेस हमको 8 गिवन है और हाइपोटेनियस BC है, ये वाला आपका BC हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये √3 मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू 16, तो BC इज इक्वल टू 16/√3। तो ये आपका BC आ गया, AC आ गया और BC आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे हाइट ऑफ ट्री। अब बेटा हाइट ऑफ ट्री निकालेंगे, हाइट ऑफ ट्री। तो ट्री पूरा कितना है, h हाइट का है, h इज इक्वल टू AC प्लस BC, पूरा जोड़ देंगे, AC प्लस BC। अब AC हमने कितना निकाला है, 8/√3 प्लस BC कितना निकाला है, 16/√3। अब बेटा देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है, यानी ये √3 हो जाएगा, 8 और 16 24 हो गया। ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 8 और 16 24 हो जाएगा। बेटा आप इसको इतना मत छोड़ना, अगर छोड़ दोगे तभी मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन ध्यान रखो कभी भी जो डिनोमिनेटर है वो आपका रैशनलाइज्ड होना चाहिए, डिनोमिनेटर रैशनलाइज्ड होना चाहिए, यानी √3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ, तो ये आ जाएगा 24√3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 1 जा और 3 8 जा, यानी ये आ गया 8√3 और ये आपका मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ ट्री, यही आपकी ट्री की हाइट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। बेटा देखो, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park। 2 स्लाइड्स बनानी है for the children below the age of 5 years
she prefers to have a slide whose top is height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at the height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slides in each case? What should be the length of slide in each case? बेटा एक कॉन्ट्रैक्टर ने पार्क में 2 स्लाइड्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। जिन बच्चों की एज 5 साल से कम है उनके लिए स्लाइड की हाइट 1.5 रखी जो ग्राउंड से 30 डिग्री पर इंक्लाइंडेड है। जिन बच्चों की एज, जो एल्डर बच्चे हैं बड़े 5 साल से ज़्यादा, उनके लिए उसने स्लाइड की हाइट 3 मीटर रखी और जो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स? आपको स्लाइड्स की लेंथ बतानी है। तो मैं एक छोटी स्लाइड बना रहा हूँ। ये एक छोटी स्लाइड है जिसकी हाइट है 1.5 और ये स्लाइड ऐसी, ये ऐसे, इसको दोबारा मैं रब कर रहा हूँ। स्लाइड आप जानते हो क्या होती है जिन पे बच्चे सरकते हैं। तो ये आपकी हाइट है 1.5 मीटर की और ये स्लाइड है ये, और ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ए बी हाइट है स्लाइड की, AC लेंथ है और ये 1.5 मीटर हाई है। एक और स्लाइड है, एक और स्लाइड है, ये 1.3 मीटर की है, ये 3 मीटर हाइट है और ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। आपको हाइट इसकी दे रखी है 3 मीटर, इसको आप PQ मान लेना और ये आप R ले लेना। बात समझो अब क्या है बेटा। एक स्लाइड 1.5 मीटर हाई है जो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। एक स्लाइड 3 मीटर हाइट की है जो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। आपको दोनों स्लाइड्स की लेंथ बतानी है, दोनों स्लाइड्स की लेंथ, स्मॉल वाली स्लाइड भी और लार्ज वाली स्लाइड भी। तो पहले आप मेरी बात सुनो, इन ट्रायंगल ABC में आओ। इन ट्रायंगल ABC मुझे बताओ हम कौन से रेशियो का यूज करेंगे। हमको AB गिवन है, स्लाइड की हाइट गिवन है, स्लाइड की लेंथ निकालनी है, कितनी लंबी स्लाइड होगी। हाँ AC निकालनी है हम, तो कौन सा लगाएंगे ना, साइन लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम साइन लगाएंगे तो पहले इन ट्रायंगल ABC लिखेंगे साइन 30। साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। परपेंडिकुलर कितना दिया है 1.5, हाइपोटेन्यूज हमारा AC है, ये हमारा AC है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, S की इससे कराओ, AC की 1 से कराएंगे AC आएगा, जब 2 की 1.5 से कराएंगे तो 2 इंटू 1.5 यानी 15 2 जा 30, 3.0 मीटर। ये हमारी पहली स्लाइड की लेंथ आ गई। ये छोटे बच्चों की है, खाली लिख दो थी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको लिखना है इन ट्रायंगल PQR। PQR ट्रायंगल में आओ। अब इसमें हमें आप बताओ कि हम किस रेशियो का यूज करेंगे। हमें हाइट ऑफ द स्लाइड 3 मालूम है, लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालनी है। माने परपेंडिकुलर मालूम है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज बताना है। हम इसमें भी साइन लगाएंगे, यानी साइन 60। साइन 60 क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3, हाइपोटेन्यूज हमको PR गिवन है। PR इज द लेंथ ऑफ स्लाइड।
पी आर इज द लेंथ ऑफ स्लाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो √3 इंटू पी आर इज इक्वल टू 2 3 जा 6, यानी पी आर इज इक्वल टू 6/√3। बेटा वैसे आप इतना छोड़ सकते हो, बट हम आपको सजेस्ट करते हैं यस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। तो आप क्या करोगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पी आर की वैल्यू आएगी 6 और √3 की मल्टीप्लाई 6√3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 1 जा और 3 2 जा, यानी पी आर की वैल्यू आई 2√3 मीटर। ये लीजिए, ये बेटा लेंथ छोटी वाली स्लाइड की हो गई, ये लेंथ बड़ी वाली स्लाइड की हो गई। सच बताओ बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ध्यान सुनिएगा, फिर मैं पढ़ रहा हूं। The angle of elevation of the top of a tower from a point on a ground. ग्राउंड पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से एक टावर है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे कोई बंदा खड़ा ऊपर देख रहा है, इज 30 डिग्री। और ये जो पॉइंट है ना, वो टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पर है। देखो ये हमारा टावर हो गया, ये इसका फुट है, ये ग्राउंड पे खड़ा है और ये इसका टॉप है। टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री गिवन है, 30 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको टावर की हाइट निकालनी है। थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बना, देख लो, मैनेज कर लो, ठीक है। अब ए बी हमारा टावर हो गया और सी ग्राउंड पर एक पॉइंट हो गया, तो यहां लेट करेंगे लेट ए बी टावर ऑफ हाइट h मीटर। मैंने मान लिया ए बी एक टावर है जिसकी हाइट h मीटर है और सी एक पॉइंट है ग्राउंड पर जहां से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हमें सिर्फ कोई इतना बता दे कि इन दिस ट्रायंगल विच रेशियो विल बी यूज्ड, कौन सा रेशियो हम यूज करेंगे। अरे फिगर आपके सामने, जस्ट सी द फिगर एंड टेल मी। कॉस यूज करेंगे बेटा। कॉस किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज की तो बात भी नहीं हो रही है, 10 यूज करेंगे क्योंकि बेस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, सीधा लिखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी 10 30 इज इक्वल टू, आप समझ गए हमने 10 क्यों लिया है। 10 किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का। आयुष 10 परपेंडिकुलर बेस का रेशियो होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दो। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 10 30 की वैल्यू 1/√3। परपेंडिकुलर h है, बेस हमारा 30 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा √3 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 30। 30 की 1 से, अब जब हम h की वैल्यू निकालेंगे ये बनेगा 30/√3। बेटा अब हम एक काम करते हैं, इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं। क्यों, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। 30 √3 की मल्टीप्लाई 3, फाइनल आंसर इज
ये हमारी टावर की हाइट आ गई। नोट इट डाउन। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अ काइट इज फ्लाइंग at the height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on a ground. जो string पतंग से बंधी है, kite से बंधी है, वो ground पर भी बंधी है, temporarily tied to the point on ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. दो string का इंक्लाइनेशन है ग्राउंड के साथ, वो 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें काइट की स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मैं मान के चलूं कि स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं, एकदम स्ट्रेट है, स्लैक नहीं है। तो पतंग जब उड़ती है तो ऐसे करते हैं ना हम लोग, ऐसे इस टाइप से, एकदम तो ऐसी उड़ती नहीं है, ऐसे उड़ती है। तो देखिए मैंने ये काइट मान ली, ये काइट है और ये ग्राउंड पर पॉइंट है और ये इसकी स्ट्रिंग है, ये इसकी स्ट्रिंग है और इसमें कोई स्लैग नहीं है। अब इसका ग्राउंड लेवल से जो हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, वो कितनी गिवन है? वो हमको गिवन है 60 मीटर। दिस इज 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये 60 मीटर है और ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज ग्राउंड लेवल। और जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड लेवल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। दिस स्ट्रिंग इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड लेवल। वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। द वर्टिकल हाइट ऑफ काइट इज 60 मीटर और दिस इज 90 डिग्री। ए बी सी मान लो, ए बी एंड सी। सो आप ऐसे करिए, इन ट्राइंगल बताइए कौन सा रेशियो लेंगे? इन ट्राइंगल एबीसी बताइए कौन सा रेशियो लेंगे? हमको वर्टिकल हाइट ऑफ काइट मालूम है, साइन। अब हम यहां लेंगे साइन 60। सर साइन 60 क्यों ले रहे हैं? परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है और क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू √3/2, परपेंडिकुलर 60 है, हाइपोटेनियस AC है, AC इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्रॉस मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई AC, 62 जा 120। नाउ AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। Rationalize the denominator again, multiply by √3 in both numerator and denominator। 120 √3, √3 3, √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3, अब 3 1 जा 3 4 जा, दिस इज 440 √3 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है।